एवरीवन, कैसे हो आप सब? गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, नमस्ते। आई एम दिशा जैन एंड टुडे आई एम हियर बिफोर यू विद अनदर रिविजन समरी of mutual funds chapter. So let's quickly recap what you have studied in this chapter. सबसे पहले तो म्यूचुअल फंड्स होता क्या है? म्यूचुअल फंड्स इज अ पूल ऑफ सेविंग्स ऑफ इन्वेस्टर्स and the mutual fund houses, they invest it further into various companies, multiple companies, जो investors directly, either because of lack of knowledge or because lack of money, they are not willing to invest directly, they can invest in mutual funds and mutual funds will invest for them in multiple companies. So ये म्यूचुअल फंड्स डिफरेंट टाइप्स के होते हैं. सो वी हैव दीज म्यूचुअल फंड्स ऑफ वेरियस टाइप्स, लाइक ओपन एंडेड, क्लोज्ड एंडेड, जिसमें क्या होता है कि आप कभी भी निकाल सकते हो, कभी भी पैसा डाल सकते हो. दोज आर ओपन एंडेड. एंड देन देर आर क्लोज एंडेड फंड्स कि उसमें लॉक इन पीरियड होता है एंड उसमें आपको टैक्स सेविंग्स और वो सारे भी बेनिफिट्स होते हैं. Then there are various type of schemes that are given in our chapter, like a balanced fund, sectoral funds. कोई एक particular industry में जो mutual funds invest करता है वो होते हैं sectoral funds. And then there are various types of schemes in which you can invest in. So basically इस chapter में है क्या? Mutual funds में आप invest करते हो units में and वो every unit has a NAV. NAV कैसे calculate होता है? The value of assets minus the liabilities of the mutual funds divided by the number of units that the mutual fund house is holding. तो NAV हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? The net assets of a scheme divided by the number of units that the mutual fund is holding. अब इसमें ना आपके पास इस तरह के सम्स आ सकते हैं जिसमें आपको दिया हुआ होगा कि इन्वेस्टमेंट वैल्यूज दी हुई है, तो वो इन्वेस्टमेंट वैल्यूज म्यूचुअल फंड्स के लिए असेट्स है. एंड देन कैश बैलेंसेस दिए होंगे, तो कैश बैलेंसेस एक ओपनिंग बैलेंस दिया होगा. एंड देन ड्यूरिंग द पीरियड कुछ इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज हुए होंगे जो आपको एडलेस करके क्लोजिंग बैलेंस निकालना होगा, वो भी आपके नेट असेट में ऐड होगा. एंड देन डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ यूनिट्स. नंबर ऑफ यूनिट्स भी अगर ड्यूरिंग द पीरियड बड़े हैं, कम हुए हैं, तो वो भी नंबर ऑफ यूनिट्स में आप एडलेस करोगे. देन इसका इन्वेस्टर के लिए रिटर्न कैसे कैलकुलेट होता है? रिटर्न आता है क्लोजिंग एनएवी जो वैल्यू है माइनस द ओपनिंग एनएवी प्लस अगर कोई डिविडेंड दिया है या फिर कोई कैपिटल गेन पे किया है म्यूचुअल फंड्स ने इन्वेस्टर्स को, तो वो भी ऐड होगा एंड डिवाइडेड बाय द ओपनिंग एनएवी. डिविडेंड पे आउट जो है उसमें इन्वेस्टर दो टाइप से जा सकता है. एक तो होगा कि वो डिविडेंड पे आउट एक्सेप्ट कर ले, या फिर सेकंड है वो डिविडेंड को री इन्वेस्ट कर दे. तो जो डिविडेंड पे आउट होगा ना, दैट विल बी मल्टीप्लाइड बाय द नंबर ऑफ यूनिट्स हेल्ड बाय हिम एंड वो वैल्यू को डिवाइड करेंगे अपन बाय द एनएवी एज ऑन दैट डेट. तो हमको मिल जाएगा द नंबर ऑफ यूनिट्स जो एडिशनली वो इन्वेस्टर को मिले हैं. दैट इज कॉल्ड डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट. फिर इस चैप्टर में एक ऐसा भी है कि आपको एक इन्वेस्टर है, उसको 3 ऑप्शन दिए जाते हैं कि आप डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट में जाओगे, बोनस प्लान में जाओगे या ग्रोथ प्लान में जाओगे. डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट जो हमने अभी अभी देखा, फिर एक है बोनस प्लान जिसमें आपके पास नंबर ऑफ यूनिट्स बढ़ते जाते हैं बट एनएवी की वैल्यू विल काइंड ऑफ रिमेन स्टेबल. एंड देन देयर इज ग्रोथ प्लान. ग्रोथ प्लान में क्या होता है? कोई नंबर ऑफ यूनिट्स कुछ नहीं बढ़ते हैं, जस्ट एनएवी की जो वैल्यू होती है ना उसमें कंसिडरेबल इंक्रीज होता है. सो दैट इज हाउ वी कैलकुलेट के कौन से प्लान में सबसे ज़्यादा इन्वेस्टर को बेनिफिट है एंड लाइक दैट वी कैन चूज इट. फिर एक होता है इशू प्राइस और रिडेम्पशन प्राइस. अगर कोई इन्वेस्टर है उसको म्यूचुअल फंड्स की यूनिट खरीदना है तो वो किस प्राइस पे खरीदेगा? एनएवी जो एग्जिस्टिंग होगा उस पर खरीदेगा, वो बात ठीक है, बट उस पर लगता है एक एंट्री लोड जो कि इट्स टाइप ऑफ कमीशन दैट इज पेड टू द म्यूचुअल फंड्स हाउसेस. एंड अगर उसको सेल करना है तो एक लगेगा एग्जिट लोड. वो मतलब एनएवी प्लस द एंट्री लोड विल बी द प्राइस. एंड उसके साथ ही एक होता है डिविडेंड इक्वलाइजेशन. मतलब सपोज एक इन्वेस्टर है जो पूरे 2 साल से म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर रहा है एंड देन एक इन्वेस्टर आता है जो अभी 2 महीने पहले आया एंड उसने इन्वेस्ट किया एंड देन आफ्टर द 2 मंथ्स जो म्यूचुअल फंड्स है वो डिविडेंड पे आउट करते हैं. तो ये तो गलत हुआ जो पुराना इन्वेस्टर. तो उसके लिए हम क्या करेंगे? एक डिविडेंड इक्वलाइजेशन कैलकुलेट करेंगे और उसको जो अपने नए इन्वेस्टर है उससे कलेक्ट करेंगे
ताकि एट द टाइम ऑफ पेमेंट जब हम डिविडेंड पे करें तो सबको एक इक्वल रेट पे डिविडेंड पे आउट हो। मतलब इसमें हम क्या करते हैं, जो एक इन्वेस्टर जो लेट आता है म्यूचुअल फंड्स में, उससे थोड़ा सा इनकम ऑलरेडी कलेक्ट करके फिर उसको म्यूचुअल फंड्स इशू करते हैं, ताकि एट द टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ डिविडेंड किसी को ऐसा ना इंसाफी ना लगे कि ये तो बंदा लेट आया फिर भी इसको मेरे से ज़्यादा डिविडेंड पे आउट किया, बिकॉज उनको डिविडेंड पे आउट करेंगे हम इक्वल, बट जो एक्स्ट्रा डिविडेंड था ना वो हम ऑलरेडी कलेक्ट कर चुके हैं। सो इसके लिए हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, इनकम लेंगे उस पीरियड का एंड दैट विल बी डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ यूनिट्स जो ऑलरेडी हेल्ड थे, एंड उतना अमाउंट इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड इक्वलाइजेशन हम कलेक्ट कर लेंगे बाय द इनकमिंग इन्वेस्टर्स। एंड ऐसे ही होता है एट द टाइम ऑफ एग्जिट, उससे हम एग्जिट लोड माइनस करके फिर उसको पेमेंट करेंगे, एंड एग्जिट लोड माइनस करने के साथ डिविडेंड इक्वलाइजेशन भी ऐड कर देंगे, जो उसके टाइम का जब तक उसने इन्वेस्ट किया था उसका जो डिविडेंड उसको मिलना चाहिए वो उसको ऐड करके हम पे आउट करेंगे, ताकि जब बाद में वो इन्वेस्टर जा चुका है एंड उसके बाद जब डिविडेंड पेमेंट हो तब उसको ऐसा ना लगे कि मेरा डिविडेंड तो किसी और को दे दिया। पर नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जब वो जा रहा होगा इन्वेस्टर तब उसको ऑलरेडी उसके हिस्से का डिविडेंड हम कैलकुलेट करके पहले ही दे चुके होते हैं, वो होता है डिविडेंड इक्वलाइजेशन। यस फ्रेंड्स, तो एक बार ये भी डिस्कस कर ले कि अंडर द न्यू स्कीम म्यूचुअल फंड्स चैप्टर में एडिशंस क्या है। तो एक टॉपिक आया है इवैल्यूएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स करके, जो कहता है कि आपको टाइम टाइम पे आपने जो इन्वेस्टमेंट्स किया है उसको इवैल्यूएट करते रहना चाहिए। वो इवैल्यूएट हम 6 to 12 मंथ्स में कर सकते हैं। एंड कैसे करेंगे, एक होता है क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव पैरामीटर्स। तो क्वांटिटेटिव पैरामीटर्स में क्या आएंगे, एक होता है रिस्क एडजस्टेड रिटर्न। तो उसमें हम अपने म्यूचुअल फंड्स को कंपेयर कर सकते हैं कि फॉर अ मिनिमम रिस्क वी आर गेटिंग द मैक्सिमम अवेलेबल रिटर्न, ऐसे हमने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है ना। फिर एक जो हम कर सकते हैं वो होता है बेंचमार्क रिटर्न, मतलब एक एवरेज रिटर्न को बेंचमार्क करेंगे एंड उससे ही हम ट्रैकिंग एरर भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ट्रैकिंग एरर क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, जो एक नॉर्मल रिटर्न होता है उससे कितना स्टैंडर्ड डेविएशन जा रहा है म्यूचुअल फंड्स का, दैट इज कॉल्ड योर ट्रैकिंग एरर। एंड द एवरेज रिटर्न माइनस जो एक्सेस रिटर्न मिल रहा है उसको कहते हैं हम अल्फा। देन व्हाट वी कैन डू इज कंपैरिजन विद पीयर्स, जो हमारे मिलते जुलते इंडस्ट्री के म्यूचुअल फंड्स हैं उनसे हम कंपेयर कर सकते हैं हमारा रिटर्न, एंड देन कंपैरिजन ऑफ रिटर्न्स अक्रॉस डिफरेंट इकोनॉमिक एंड मार्केट साइकिल्स, कि हम ये भी देख लें एक बार कि ऐसा तो नहीं हो रहा कि जो हमारा रिटर्न अच्छा मिल रहा है वो बिकॉज दैट वाज नॉट बिकॉज कि म्यूचुअल फंड्स अच्छे थे, बट बिकॉज वो टाइम अच्छा था, इकोनॉमी में कुछ तो बूम आया होगा, उसके वजह से हमारे म्यूचुअल फंड अच्छा रिटर्न दे रहे हैं। तो एक बार हम वो भी चेक कर ले कि जो बहुत एक्सेस और बहुत लो रिटर्न्स है वो उसका कुछ इकोनॉमी से कुछ लेना देना तो नहीं है, दैट ऑल्सो वी कैन चेक। एंड देन देर आर फाइनेंशियल मेजर्स। फाइनेंशियल मेजर्स में एक आता है एक्सपेंस रेशियो। एक्सपेंस रेशियो होता है जो नेट असेट्स है उससे जो मैनेजमेंट का एक्सपेंस होता है वो हम कंपेयर करते हैं, दैट इज योर एक्सपेंस रेशियो। एक्सपेंस रेशियो कभी भी बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए बिकॉज दैट इज़ नॉट गुड फॉर अ म्यूचुअल फंड, लाइक अराउंड 2-3% इज ऑल्सो टू हाई। एंड देन वी हैव शार्प रेशियो एंड ट्रेनर्स रेशियो, जो हमने पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में भी किया था। एंड देन देर इज समथिंग न्यू इन दिस न्यू स्कीम, दैट इज सॉर्टिनो रेशियो। सॉर्टिनो रेशियो क्या होता है, इट इज जस्ट लाइक शार्प रेशियो। शार्प रेशियो में क्या होता है, रिटर्न ऑफ द म्यूचुअल फंड्स माइनस द रिस्क फ्री रिटर्न डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। इसमें जो सॉर्टिनो रेशियो, इसमें हम जो शार्प रेशियो में स्टैंडर्ड डेविएशन लेते हैं वो स्टैंडर्ड डेविएशन के बदले हम लेंगे डाउन साइड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, एक मीन है, उससे कितना अप डाउन हो रहा है, दैट इज स्टैंडर्ड डेविएशन। एंड डाउन साइड, इसमें हम सिर्फ डाउन साइड डेविएशन लेंगे कि नेगेटिव डेविएशन अपना कितना है, जस्ट दैट वी कैन मेजर, बिकॉज अपसाइड डेविएशन इज गुड एंड डाउन साइड डेविएशन इज नॉट सो गुड।
फिर उसके बाद एक आता है क्वालिटेटिव पैरामीटर्स सच एज पोर्टफोलियो का क्वालिटी देखेंगे, किस में इन्वेस्ट किया है वो कंपनीज देखेंगे। फिर ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ द फंड मैनेजर्स जो होता है, क्योंकि जो इन्वेस्टमेंट करते हैं हम तो फंड मैनेजर्स के भरोसे छोड़ देते हैं, तो फंड मैनेजर्स का जो ट्रैक रिकॉर्ड है एक वो भी चेक करेंगे। एंड क्रेडिबिलिटी ऑफ फंड हाउस टीम, जैसे जो ICICI HDFC म्यूचुअल फंड्स है उनकी क्रेडिबिलिटी वो भी एक बार चेक कर लेंगे। दिस इज हाउ वी कैन evaluate our म्यूचुअल फंड्स। फंड मैनेजर्स है उनका क्या रोल है, दे कैन आइदर एक्टिवली मैनेज द फंड्स और दे कैन पैसिवली मैनेज द फंड्स, और उसके साथ साथ ही compliance and they have a responsibility of constant monitoring and they are responsible for the growth of the mutual funds, so एक वो पॉइंट है। एंड देन देर इज रोल ऑफ FII इन म्यूचुअल फंड्स। द फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जब भी आते हैं कंट्री में तो एक बहुत ही बूम सा फेज आ जाता है कि फॉरेन करेंसी का इनफ्लो बढ़ जाता है, एंड बस that is all included in the role of FIIs in the mutual funds. So this was it for today, and बस ये 3 टॉपिक्स इंक्लूड किए एंड थोड़ा बहुत बीच से कट आउट किया है अंडर द न्यू स्कीम। सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड तब तक के लिए बाय बाय।